नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। देश के कई हिस्सों में बढ़ा लू का प्रकोप, 14 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार। गुजरात में कल स्थानीय स्वराज चुनाव, विभिन्न राज्यों में मतदान की तैयारी। और वडोदरा महानगर पालिका की गहमा गहमी चरम पर, कांग्रेस प्रत्याशी आशीष जोशी के खिलाफ एफआईआर। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर तेजी से बढ़ रहा है। 14 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। देश के कई हिस्सों में लू का असर तेज होता जा रहा है। 3/4 हिस्सा हीट वेव की चपेट में है। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और पश्चिम भारत के 5 राज्यों के 14 शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। इनमें वाराणसी, बांदा, रोहतक, झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, अकोला, अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, बाड़मेर, हमीरपुर, आगरा और राजनांदगांव शामिल हैं। इधर दिल्ली में शनिवार दोपहर को पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके चलते राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट बनाई गई है। इसमें कूलिंग टब, 200 किलो बर्फ बनाने की मशीनें और पोर्टेबल आइस पैक भी रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में लू का रेड अलर्ट है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में लगातार दूसरे दिन तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में लू का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में हीट वेव चल रही है। गुजरात के डभोई में स्थानीय स्वराज की चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। डभोई में स्थानीय स्वराज की चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। 26 अप्रैल को डभोई नगरपालिका, तालुका और जिला पंचायत की चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी गीता देसाई के अनुसार इस चुनाव के लिए कुल 143 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज इन सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सामग्री के साथ चुनावी टीमों को रवाना किया गया। आज इन सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सामग्री के साथ चुनावी टीमों को रवाना कर दिया गया है। वहीं ईवीएम मशीनों की सीलिंग प्रक्रिया भी विशेषज्ञों की निगरानी में सफलतापूर्वक पूरी कर दी गई। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 700 से अधिक पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान चुनाव के दौरान तैनात रहेंगे। गुजरात के वडोदरा में चुनाव है और इसी बीच वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ रहे आशीष जोशी पर शराब मंगवाने की एफआईआर दर्ज हुई है। वडोदरा महानगर पालिका का चुनाव अपने पूरे चरम पर है। कल वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए वडोदरा शहर उत्साहित है, लेकिन इसी बीच शाम दाम दंड भेद के कई किस्से भी सामने आ रहे हैं। गुजरात के बहादुरपुर में 25 पेटी शराब ले जा रही इको कार पकड़ी गई है, जिसके ड्राइवर ने यह शराब आशीष जोशी द्वारा मंगवाई गई होने के आरोप लगाए हैं। बिना नंबर की इको कार का ड्राइवर डभोई का निवासी प्रमोद पांडे होने की जानकारी सामने आई है। इस मामले आशीष जोशी ने वीएनएम टीवी से टेलीफोनिक बातचीत की। आशीष जी, कल चुनाव है और वडोदरा को वोट करना है, पूरे गुजरात को वोट करना है, और इसी बीच आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है संखेड़ा में। हमें भी मीडिया के माध्यम से पता चला, फिर हमने हमारे एडवोकेट थ्रू इन्वेस्टिगेशन करवा के हमने एफआईआर की कॉपी मंगवाई, तो हमने देखा कि अंदर कोई प्रमोद पांडे करके डभोई नगर का निवासी है और बहादुरपुर या औरसंग नदी संखेड़ा के पास में कहीं कोई गाड़ी पकड़ी जाती है और ड्राइवर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि ये दारू हमने ऑर्डर किया था। न हम किसी को जानते हैं न पहचानते, लेकिन हाँ, जिस तरह से यहाँ पर राजकीय माहौल बना था, तब से हमें पता था वार्ड 15 की जनता ने हमें स्वीकार के जनादेश दिया है। जगह जगह आपने भी हमें रैली में कवर किया, आपको पता है कि लोगों ने हमें जंगी बहुमती से जिताने का जो एक वादा किया था, और कहीं न कहीं सत्ताधारी पक्ष के लोग डरे हुए थे, तो हमें एक पहले से ही एक आशंका थी कि हमारे पर कोई न कोई
गलत तरीके से कोई कार्यवाही करने के मूड में है। जो आज ये साबित हुआ, सिद्ध हुआ कि ये कहीं संखेड़ा पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है, लेकिन इससे हमारे मनोबल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले चुनाव में हमें वार्ड 15 की जनता ने जनादेश दे दिया है कि आप आगे बढ़िए, हमें आप जैसा लीडर चाहिए जो नीडर हो। और सत्ताधारी पक्ष के सामने हमने जब से आवाज उठाई थी तब से हमें तो मालूम ही था कि ये पुलिस जो है वो खेसधारी पुलिस है। वो चाहे तो बहुत हम तो ऐसा समझ रहे थे कि इससे भी कोई बड़ा केस हमारे पे डाल सकते थे। क्यों? क्योंकि बड़ौदा शहर में भी पहले ऐसे केसेस हुए हैं कि लोगों के घरों में नारकोटिक्स की चीजें रखी गई थी, पुलिस ने ही रखी थी। जो केस भी आपने सबने सुना होगा। तो लोग, पुलिस कैसे काम करती है प्रशासन के कहने पे, वो सब हम जानते ही है। और ये केस अगर सच्चा है तो पहले पुलिस जो ड्राइवर है उसका नार्को टेस्ट करवाए, मेरा नार्को टेस्ट करवाए, और जिसने अरेस्ट किया है वो सभी पुलिस वालों का भी नार्को टेस्ट कराए तो पता चल जाएगा। अगर पुलिस नहीं करवाएगी, अगर पुलिस नहीं करवाती है तो मैं खुद कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि मेरा नार्को टेस्ट कीजिए, ड्राइवर का कीजिए कि ऑर्डर किसने दिया था, फोन पे दिया था, कैसे दिया था। मेरे पास ना उसका नंबर है, कोई अननोन नंबर से अगर कोई फोन आता है तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो मैंने शायद उठाया भी होगा फोन, लेकिन इसमें मैंने ऑर्डर दिया है इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये सरासर केस गलत है। मैंने 2 दिन पहले भी बोला था कि अभी पैसे बट रहे हैं, वार्ड 15 में पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों ने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। तो अब ये हरकतें शुरू हुई है, यानी उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं और मुझे हराने के लिए ये सभी फैसले किए जा रहे हैं। तो ये जो शिकायत एफआईआर दर्ज हुई है, आप ये कह रहे हैं कि आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है? मैडम, ये बड़ौदा सिटी का वैष्णव, ब्राह्मण और पटेल और सब अच्छे लोगों का एरिया है। यहाँ पर इस तरह की चीजें कभी होती ही नहीं है। आगे भी मैं 2021 में इलेक्शन लड़ा था, कभी कहीं मुझे कोई ऐसे एक बोतल भी बेचने की जरूरत किसी को नहीं पड़ी थी, लोगों ने हमें स्वीकारा था। और इस बार भी हमें कुछ ऐसी कोई जरूरत, लोग हमारे काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और जो लोग जीत रहे हैं जहाँ से ये इंसान जो डभोई नगर का निवासी बताया जा रहा है, जो ड्राइवर है, तो ये सब चीजें डभोई और डभोई नगर और उसके आसपास के गांवों में चलती है कि इलेक्शन के दौरान ये सब दारू सब बांटना पड़े। यहाँ पर जो काम के नाम पर लोग मांगते, मेरे पास आज मेरे वार्ड विस्तार में कभी किसी ने ऐसी कोई डिमांड ही नहीं रखी, तो मैं ऑर्डर देने की तो बात ही दूर है। लेकिन आप समझ रहे हो कि अगर डभोई नगर का निवासी पकड़ा जाता है दारू के अंदर, तो सब पब्लिक जानती है कि ये क्या हो रहा है, किसके कहने से हो रहा है। सभी लोग को पता ही चल गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। आशीष भाई, एक आखिरी सवाल, आपको साम दाम दंड भेद से कहीं ना कहीं बदनाम करने की या लोगों के बीच आपके प्रति भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, आपके मतदाताओं से क्या कहेंगे? मेरे मतदाता बहुत जागरूक है, मेरे एरिया में बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, सब समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता ही है। और जो एफआईआर की कॉपी पढ़ेंगे, मैं अभी सभी को डालने वाला हूं, तो उसमें जो ड्राइवर है प्रमोद पांडे है, उसका जो लाल बाजार डभोई नगर में निवास स्थान बताया गया है, तो तहीं से सब मेरे लोग समझ जाएंगे ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो मैं अपने मतदाता को बोलना चाहूंगा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं खुद जब तक इस केस में नार्को टैक्स की परमिशन अगर कोर्ट नहीं देगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। मेरा, ड्राइवर का और पुलिस वालों का, सभी का इसमें नार्को टेस्ट करवाया जाएगा, तभी मैं इसमें से पीछे हटूंगा। जब तक मुझे मेरे देश की न्याय प्रक्रिया में मुझे पूरा भरोसा है, और कहीं ना कहीं मुझे आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा और पता भी चल जाएगा लोगों को कि ये खोटी शिकायत मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज इलेक्शन के चुनाव के अंदर जीतने के लिए, मेरे नागरिकों को डराने के लिए,
3-4 दिन से सभी नागरिकों के ऊपर फोन जा रहे हैं, वैष्णवों के ऊपर फोन जा रहे हैं, यहाँ तक कि वैष्णवाचार्य के ऊपर जो प्रभात कॉलोनी में रहते हैं उनके ऊपर भी फोन गया है। तो ये सभी बात मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लोग डर गए, सत्ताधारी पक्ष के लोग, तो पुलिस के माध्यम से आज मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये दारू का केस है, मुझे तो ऐसा लगता था कोई इससे भी बहुत बड़ा केस मेरे पे डाल देंगे, लेकिन ये तो दारू का ही केस डाला है। बाकी मैं तो पहले दिन से, जिस दिन लैंड ग्रैबिंग के अंदर कलेक्टर कचहरी की बाहर ही मेरा स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, ये लोग मुझे गुंडा साबित करेंगे, मुझे बुटलेगर साबित करेंगे, आने वाले दिनों में मैंने स्टेटमेंट दिया ही हुआ है। तो ये होने ही वाला था, वो बहुत लेट हुआ। मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि फॉर्म भरने से पहले ही ये लोग मेरे पे गलत केस डाल के मुझे अंदर डाल देंगे। लेकिन ठीक है, मुझे न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है और कहीं ना कहीं कोर्ट नार्कोटिक्स की जब इजाजत देगी तब ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये किसने करवाया है। ठीक है आशीष जी, VNM टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी से निलंबित किए गए आशीष जोशी को हर हाल में वार्ड नंबर 15 में हराने की कोशिश हो रही है। इसी बीच आशीष जोशी ने इस मामले से उनका कोई सरोकार नहीं होने की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है। वडोदरा में आदिक्योर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने पल्स 360 कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम और एडल्ट वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की है। वडोदरा में आदिक्योर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने पल्स 360 नाम से एक व्यापक कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम और एडल्ट वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य को एक समग्र और निवारक दृष्टिकोण के जरिए बेहतर बनाना है। अस्पताल द्वारा शुरू किया गया पल्स 360 प्रोग्राम प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रमोटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर को एक साथ जोड़कर कर्मचारियों के लिए 360 डिग्री हेल्थ सॉल्यूशन प्रदान करता है, जिससे वे अधिक स्वस्थ और उत्पादक बन सकें। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के मौके पर अस्पताल ने एडल्ट वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू की है, जिसमें इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए और बी, HPV, न्यूमोकोकल संक्रमण, टेटनस और टाइफाइड जैसी बीमारियों से बचाव के लिए टीकों की सुविधा दी जा रही है। एक पल्स 360 एक हेल्थ अवेयरनेस प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ एक प्रोग्राम है जो आदिपुरा हॉस्पिटल है उसने एक कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए और वर्कफोर्स के लिए 360 डिग्री हेल्थ अप्रोच के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं कि छोटे बच्चे को तो वैक्सीन मिलती है, बट एडल्ट को वैक्सीनेशन से प्रिवेंट करने के लिए और डिजीज़ की सीवियरिटी से बचाने के लिए हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए। जैसे बच्चों में वैक्सीन की ज़रूरत है, जैसे एडल्ट में भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। जैसे कोविड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस ए और ई की भी वैक्सीन अवेलेबल है। और वन टाइप ऑफ इन्फेक्शन लैम्प के न्यूमोकोकल इन्फेक्शन है, जिसमें ब्रेन में भी इन्फेक्शन होता है और फेफड़े में भी इन्फेक्शन होता है। तो ये सब से बचने के लिए ये प्रिवेंटिव एक हेल्थ प्रोग्राम डेवलप किया है हमने। ये पल्स 360 का एक हेल्पलाइन नंबर होगा, जिसमें एक नंबर पे आप कॉल करोगे तो आपको सब वैक्सीनेशन शेड्यूल की आपको माहिती मिलेगी, जानकारी मिलेगी। उसके बेस से कांटेक्ट करके आप यहाँ पे आ सकते हो, जिसके लिए हमने एक वैक्सीनेशन शेड्यूल बनाया है। वो शेड्यूल के हिसाब से आपको वैक्सीनेशन लेना है, क्योंकि सम ऑफ द वैक्सीन जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है तो जो है वो विंटर और रेनी सीज़न जस्ट ख़त्म होती है उसके बाद देना होता है, तो वो वैक्सीन अभी नहीं होता है। सो वो शेड्यूल आपको पूरा जब आप माहिती लेने आओगे तो आपको सब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उसके बेस पे आपको वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मैं डॉक्टर रविरासी गोयल हूँ, मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, ICU स्पेशलिस्ट हूँ आदिपुरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। थैंक यू। वैक्सीन हर एक इंसान को काम लगेगा। ये काफ़ी बीमारियों हैं, जैसे कि फेफड़े की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी और सीरियस इन्फेक्शन, ये सारी बीमारियों के लिए डिफरेंट वैक्सीन है। काफ़ी बैक्टीरिया ऐसे भी है जो दिमाग में होते हैं, मेनिंजाइटिस को भी प्रिवेंट करते हैं। और ये वैक्सीन एक प्रकार की शरीर में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जिससे इन्फेक्शन सामने लड़ने की ताकत काफ़ी बढ़ जाती है और बीमारी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। नॉर्मली ये वैक्सीन जो है वो 65 ईयर्स के ऊपर में है। 65 ईयर्स के नीचे के पेशेंट, कम उम्र वाले पेशेंट के जिनको क्रॉनिक बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, किडनी की बीमारी है, सीरोसिस है, किडनी का डायलिसिस के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, फेफड़े में इन्फेक्शन है,
फाइब्रोसिस है, COPD है, जिनको कैंसर की बीमारी है, जिनको HIV है या कोई भी बीमारी के लिए वो लंबे समय के लिए स्टीरॉयड लेते हैं, वो सबको ये वैक्सीन से इन्फेक्शन सामने के लड़ने की ताकत मिलती है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે, તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. भरूच जिले में स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। 336 सीटों के लिए 956 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनका फैसला 10,86,000 मतदाता करेंगे। चुनाव के लिए जिले में 13,043 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 310 अति संवेदनशील और 338 संवेदनशील केंद्र शामिल है। पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए 6,663 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। जिला चुनाव अधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। समग्र राज्य में 26મી તારીખે 26/4/2026 રોજ मतदान योजाવાનું છે।
ભરૂચ જિલ્લામાં પણ એ દિવસે મતદાન યોજાવાનું છે. મારી તમામ ભરૂચ જિલ્લાના તમામ નાગરિકોને વિનંતી છે કે આ દિવસે બહોળા પ્રમાણમાં બહાર આવી અને મતદાન કરશો. મતદાનનો સમય સવારના 7 વાગ્યાથી લઈ અને સાંજે 6 વાગ્યા સુધીનો છે. આ ઇલેક્શનમાં 2 પ્રકારના ઈવીએમનો યુઝ થવાનો છે. ખાસ કરીને નગરપાલિકા વિસ્તારમાં જે ઈવીએમનો યુઝ થવાનો છે એમાં આપ જે પણ ઉમેદવારના નામના સામેનું બટન, બ્લુ કલરનું બટન દબાવશો, ટોટલ 4 આપને મત આપવાના છે. આપ 4 આપી શકો છો, આપ 3 આપી શકો છો, 2 અથવા તો 1 આપી શકો છો. એના બાદ રજિસ્ટર નામનું પીળા કલરનું બટન જે છે એ અવશ્ય દબાવવાનું થાય છે. જ્યાં સુધી એ બટન દબાવવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આપનો વોટ રજિસ્ટર થશે નહીં. એટલે નગરપાલિકા વિસ્તાર માટે ખાસ તમામ મતદારો પોતાનું મતદાન પોતાના પસંદના ઉમેદવારને મત આપ્યા પછી રજિસ્ટર બટન દબાવે એ ખાસ ધ્યાન રાખવા સૌને વિનંતી છે. જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના ઇલેક્શનમાં જે ઈવીએમ વપરાય છે એમાં ઉમેદવારના નામ સામેનું જે બ્લુ કલરનું બટન છે એ બટન દબાવવાથી અને બીપનો અવાજ આવ્યાથી એ મતદાન પૂર્ણ થયેલું ગણાય છે. એટલે નગરપાલિકા વિસ્તારમાં થોડી પ્રક્રિયા એની અલગ છે અને તાલુકા જિલ્લા પંચાયતમાં અલગ છે. એ સૌના ધ્યાન પર રહે એના માટે ખાસા મેસેજ છે. भारत और अफ्रीकी देश बोट्सवाना के बीच व्यापारिक संबंधों को नई रफ्तार मिलने जा रही है. भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल गुजरात के माध्यम से दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता किया गया है. भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल गुजरात और इंडिया बोट्सवाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच एक MOU साइन किया गया है. इस समझौते का उद्देश्य भारत और बोट्सवाना के साथ साथ अन्य अफ्रीकी देश के साथ व्यापार और औद्योगिक सहयोग को मजबूत बनाना है. इंडिया कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल गुजरात ऑफिस બોટ્સવાના સાથે એક MOU સાઇન કર્યું અને બોટ્સવાના ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના આજે જે હોદ્દેદારો હતા એ લોકો અમારી સાથે વર્ચ્યુઅલી કનેક્ટ થયા અને બોટ્સવાના ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ સાથે MOU સાઇન કરવામાં આવ્યું. આ જે MOU છે એ ભારત અને બોટ્સવાના વચ્ચે જે પણ બાયલેટરલ ટ્રેડ છે એને વધારવાની દિશામાં એક આપણો આ પહેલ છે. જે રીતે પરસ્પર સમૃદ્ધ ભવ એ ભાવનાથી ઇન્ડિયા કોમનવેલ્થ ટ્રેડ કાઉન્સિલ આગળ વધી રહ્યું છે એ જ ભાવનાથી આ જે MOU જે છે એ સાઇન થયું અને એમાં ટ્રસ્ટ ટ્રેડ પહેલા ટ્રસ્ટ એના પર અમે વધારે ભાર મૂક્યો. ટ્રસ્ટ હશે તો ટ્રેડ આગળ થવાનું જ છે. અને બોટ્સવાના જે છે એ ડાયમંડ્સનું ખૂબ મોટું માર્કેટ છે એટલે ત્યાં એમની સાથે એમના ડાયમંડ્સ આપણે અહીંયા આગળ લાવી શકીએ. સાથે સાથે આપણું જે ફાર્માસ્યુટિકલ છે, હેલ્થકેર છે, આપણી જે મશીન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, આપણું જે રિન્યુએબલ એનર્જી ખાસ કરીને સોલાર અને EV એ જે ક્ષેત્રની અંદર આપણે ખૂબ બધું બોટ્સવાનાને આપણે મદદરૂપ થઈ શકીએ છીએ. गुजरात के मेहसाणा में चुनाव के दौरान हिंसा की बड़ी घटना सामने आई है. चुनावी माहौल उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गया जब 2 पक्षों के समर्थकों के बीच झड़प में एक युवक की हत्या हो गई. वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच तीखी झड़प हो गई. इस दौरान 21 वर्षीय मितेन चौधरी नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मितेन चौधरी भाजपा उम्मीदवार महेंद्र चौधरी के भांजे थे. ગઈકાલે લેટ નાઇટ એક જે ઘટના બનેલી છે જેમાં મહેસાણા શહેર A ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં માનવ આશ્રમ ચોકડીથી તાવડિયા તરફ જતા જે વિસ્તાર છે ત્યાં 2 જે વ્યક્તિઓ છે મિતેન ચૌધરી તથા તેનો મિત્ર ધીમંત ચૌધરી તેના અન્ય બીજા 2 મિત્રો સાથે ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તેઓને રસ્તામાં તેઓની ગાડીને રોકી અને અન્ય 4 થી 5 ઈસમો દ્વારા તેઓને રોકવામાં આવેલા હતા અને તેમના ઉપર તીક્ષ્ણ હથિયાર અને લાકડી અથવા તો પાઇપ વડે તેઓના ઉપર હુમલો કરવામાં આવેલો હતો. જેમાં જે ભોગ બનનાર જે વ્યક્તિ છે તેમ પૈકીમાં મિતેન ચૌધરીને થોડી ગંભીર ઇજાઓના કારણે થઈ અને સારવાર દરમિયાન તેઓનું મૃત્યુ નિપજેલું છે અને જે એ સિવાય ધીમંત ચૌધરી છે તેઓ અત્યારે સારવાર હેઠળ
આગળ છે અને આ સમગ્ર બાબતે કોણ કોણ આરોપીઓ છે, તેઓએ ગુનાહિત કાવતરું કેવી રીતે રચેલું છે, એ ગુનાહિત કાવતરામાં કોણ કોણ વ્યક્તિઓની સંડોવણી છે, કોણે શું રોલ ભજવેલો છે, તે સમગ્ર દિશામાં અત્યારે પોલીસ ગુનો દાખલ કરી અને આગળની તપાસ હાથ ધરી રહેલી છે. અત્યારે પોલીસે PM કરાવી અને આગળની ઇન્વેસ્ટિગેશન હાથ ધર્યું છે. LCB દ્વારા LCB તથા જિલ્લાની A ડિવિઝન પોલીસ તથા અન્ય પોલીસ સ્ટેશનના જે માણસો છે તેઓને યુઝ કરી અને વિવિધ ટીમો બનાવી અત્યારે CCTV ફૂટેજીસ કલેક્શન, આરોપીઓની ઓળખ, આરોપીઓની ધરપકડ અને CDR એનાલિસિસ કરવાની કાર્યવાહી પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી છે. बड़ोदरा में सामाजिक पहल के तहत ज़रूरतमंद बच्चों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया गया है. यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने आश्रय गृह के बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए विशेष वाहन उपलब्ध कराया है. संस्था के हेल्थ एंड कम्युनिटी वेलनेस ट्रस्ट प्रोजेक्ट के तहत आश्रय गृह के बच्चों को कार प्रदान की गई. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की. इस कार का उपयोग सितारे आश्रय गृह के बच्चों को स्कूल लाने जाने के लिए किया जाएगा. इस कार का उपयोग आश्रय गृह के बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए किया जाएगा. साथ ही ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भी इसका उपयोग किया जाएगा. आज यूनाइटेड वे द्वारा हाउस ऑफ यूनिटी ने एक व्हीकल, हिंदी में बोलते हैं, आज यूनाइटेड वे के तरफ से हाउस ऑफ यूनिटी को एक व्हीकल दान में दिया गया है. हाउस ऑफ यूनिटी एक ऐसा संगठन है जो बालकियों को, जिनको सपोर्ट की आवश्यकता है, ऐसा लोगों को इधर शेल्टर होम बनाया है. उनको शिक्षण और उनका भविष्य सुंदर बने, उस दिशा में बहुत सारे इनिशिएटिव उन्होंने लिया है. साथ साथ में शहर के अनेक हिस्सों में जो गरीब लोग हैं, SSU हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जिनका पेशेंट्स और उनका केयर टेकर्स के लिए फूड एंड रिफ्रेशमेंट का आयोजन करने का, इस तरह का बहुत सारे इनिशिएटिव उनके तरफ से लिया जा रहा है. आज यूनाइटेड वे के तरफ से ये व्हीकल के माध्यम से उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने का और उन सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ाने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयत्न किया गया है. मैं अप्रिशिएट करता हूँ यूनाइटेड वे का टीम को, और मैं कामना करता हूँ ये सितारे जो हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी का इनिशिएटिव है, तो इस व्हीकल के माध्यम से उनका स्कूल, हॉस्पिटल के अन्य सेवाओं के लिए जब शहर में निकलने का ज़रूरियात पड़ती है, तब ये बहुत ही उपयोगी होगी और इन बच्चों का शैक्षणिक कारकर्दगी, उनका भविष्य सुंदर बने और अपने जीवन में इंडिपेंडेंट होके राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम में, प्रयासों में जुट जाने के उनका जो सपना है वो साकार हो. और इस इनिशिएटिव के लिए यूनाइटेड वे और हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी दोनों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और उनका हर प्रयासों में सफलता का कामना करता हूँ. आज यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने कम्युनिटी इम्पैक्ट कमेटी के जो हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट NGOs को हर साल फंडिंग की तरह हेल्प करते हैं, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है. तो उसी तरह से एजुकेशन में एक संस्था है जो हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी, वो सितारे करके एक ऑर्फनेज शेल्टर होम चला रहा है बच्चियों के लिए, खास करके जो अभी थोड़े समय पहले ही शुरू हुआ है. तो उनके वहाँ पे 17 बच्चियाँ हैं और उनके लिए उनको स्कूल और ट्यूशन में जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. तो उसको ध्यान में रख के उन्होंने हमें एक प्रपोज़ल दिया कि उनको एक व्हीकल की ज़रूरत है. तो वो व्हीकल का आज हमने डोनेशन किया. ये व्हीकल बच्चों को तो हेल्प करेगा, साथ में सितारे जो है, जो हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी की ओर से
एसएसजी हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स आते हैं, वैसे 200 से 250 पेशेंट्स को रेगुलर खाना भी दिया जाता है यहाँ से, तो वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी ये व्हीकल उनको हेल्प करेगा। सो ये हर साल यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा अलग अलग नए नए प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करता है और इसमें 4 करोड़ से प्लस फंडिंग हम देते हैं, तो उसी तरह से ये फंडिंग गया है। गुजरात के पाटन जिले में चुनाव को लेकर प्रशासन ने शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पाटन, सिद्धपुर और राधनपुर नगरपालिकाओं में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। वहीं राधनपुर नगरपालिका में 1 वार्ड और 1 सीट के लिए मतदान होगा। जिले के कुल 9 तालुकाओं में जिला पंचायत की 32 और तालुका पंचायत की 165 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव में 9,12,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान प्रक्रिया को सुचारू और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन द्वारा सभी पोलिंग बूथ पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और स्टाफ की तैनाती की गई है। આજ રોજ જે સિદ્ધપુર તાલુકામાં સમાવિષ્ટ જિલ્લા પંચાયતની 5 સીટો અને તાલુકા પંચાયતની 22 જે સીટો છે એના માટેની અહીંયા ડિસ્પેચિંગની કામગીરી આજે થઈ રહી છે। આવતીકાલે રિસીવિંગની કામગીરી પણ અહીંયાથી આપણે થનાર છે। ટોટલ 154 બૂથ છે, એના માટેની કામગીરી અહીંયાથી થઈ રહેલ છે અને આવતીકાલે આપણા આ જે વિસ્તાર છે એના કુલ 1,32,700 જેટલા મતદારો છે પોતાના મતદાન અધિકારનો ઉપયોગ કરશે। આજ રોજ સિદ્ધપુર નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી 2026ની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે મતદાન મથકોએ મોકલવાની ટીમોને આજે રવાના કરવામાં આવશે। સિદ્ધપુર નગરપાલિકાના 9 વોર્ડમાં કુલ 42 મતદાન મથકો છે, એ તમામને આજે મતદાન મથકોએ મોકલવામાં આવશે। આવતીકાલે 26/4/2026ના રોજ મતદાન સવારે 7 વાગ્યાથી શરૂ થશે, જે સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે અને ત્યારબાદ આ સમગ્ર મતદાન ટુકડીઓ અહીંયા મતદાન મશીન અને અન્ય સામગ્રી લઈને પરત આવશે। ત્યારબાદ તારીખ 28/4/2026ના રોજ સવારે 9 વાગે મતગણતરીનો પ્રારંભ થશે। ટોટલ મતદારો કેટલા છે સાહેબ? કુલ સિદ્ધપુર નગરપાલિકામાં 40,000 મતદારો છે। અપીલ કરી દો સાહેબ। સિદ્ધપુરના તમામ મતદારોને અમારા વતી એક આગ્રહભરી વિનંતી છે કે આપ આપના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરો અને લોકશાહીની ભાવનાને વધારે મજબૂત બનાવો। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund
Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. बड़ोदरा में कल होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रशासन और पुलिस दोनों ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। शहर में कुल 2406 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। इसके लिए ईवीएम डिस्पैच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वार्ड नंबर 13, 14 और 15 के लिए ईवीएम डिस्पैच का काम सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए करीब 21,000 कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर 7,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तेज गर्मी को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। डिस्पैचिंग सेंटर पर टेंट, पंखे, कूलर और पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम भी डिस्पैचिंग सेंटर पर मौजूद है। कॉलेज खाते वॉर्ड नंबर 7, 8, 9 ના ચૂંટણી અધિકારી તરીકે સિટી શહેર વડોદરા સિટી પ્રાંત તરીકે અમે અત્યારે ડિસ્પેચિંગ કરી રહ્યા છીએ। અમારે કુલ વોર્ડ 7, 8, 9માં 192 બૂથ છે। 192 બૂથની તમામ ટીમો સવારે 7 વાગે અહીંયા હાજર થઈ ગઈ છે। અમારો સ્ટાફ પણ હાજર છે। બધા જ બૂથોનું મટીરિયલ, મશીન, સ્ટેશનરી બધાને વિતરણ થઈ ચૂક્યું છે। પરંપરાગત જે પદ્ધતિ હોય છે બહાર મંડપ ગાળા નાખીને, એના કરતાં અમે વિશેષ જે પોલિંગ સ્ટાફ છે એની સુવિધાને ધ્યાનમાં લઈ, તડકાને ધ્યાનમાં લઈ, ગરમીને ધ્યાનમાં લઈ અને આ વખતે અમે અમારા જે અંદર રૂમો છે એ રૂમોની અંદર જ મટીરિયલ આપ્યું છે, જેથી ત્યાં બેસીને શાંતિથી એમને મટીરિયલ લઈ શકે, કોઈ પણ હેરાનગતિ વગર, કોઈ પણ અસુવિધા વગર। તમામ પ્રકારનું ડિસ્પેચિંગ થઈ ગયું છે। બસ હવે બસો અહીંથી રૂટ રવાના થાય છે। અમારા વોર્ડ નંબર 7, 8, 9 છે, એ 7, 8, 9ના કુલ 192 બૂથ છે। એ 192 બૂથના મશીનો અને મટીરિયલ આપ્યું છે। અત્રેથી બૂથો પર જશે। બૂથો પર કોર્પોરેશન દ્વારા પાણીની એજન્સી આપવામાં આવી છે। એ બૂથો પર કોર્પોરેશન એજન્સી પાણી આપશે, તેમ છતાં પણ એ લોકોને અગવડ ના પડે એટલા માટે અમે અહીંયા રૂટોમાંથી જ પાણીનું બોટલો અને પાણીની અને જે એમની જરૂરી કિટ્સ હોય છે એ किट साथे रवाना किया है। गुजरात के पावी जेतपुर में स्थानीय स्वराज की चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। पावी जेतपुर तालुका में चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुचारू बनाने के लिए कुल 861 कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिसमें 645 मतदान कर्मी और 216 पुलिस जवान शामिल हैं। 129 मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम मशीनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 155 बैलेट यूनिट और 155 कंट्रोल यूनिट शामिल हैं। साथ ही 10% मशीन रिजर्व में रखी गई है। 9 संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। चुनाव मैदान में जिला पंचायत की 4 सीटों के लिए 13 उम्मीदवार, जबकि तहसील पंचायत के 18 सीटों के लिए 57 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार कुल 97,306 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया पर 2 आरओ और 2 एआरओ की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तालुका पंचायत जिला पंचायतनी चूंटणीना संदर्भे आज आगोतरे आयोजन करी लीधुं छे। अमारा अहींया 129 बूथो छे
અને 663 જેટલા આપણા જે ટીમના જે કર્મચારીઓ છે તેને આપણે હાલમાં અમે હુકમો આપી દીધા છે. તો તે લોકો આ ઇલેક્શનના સંદર્ભે બધી પ્રક્રિયા ચાલુ કરી છે. હવે ટૂંક समयમાં आगनी कार्यवाही थसे। आप पार्टी के राज्यसभा के सांसदों के भाजपा में शामिल होने की घटना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हमारे साथ खास उपस्थित डॉक्टर मनीषभाई जोशी, हेमांगभाई रावल, शास्त्री जी, नवीनभाई ने तमाम पत्रकार मित्रों हार्दिक स्वागत करिए छे। एक तरफ गुजरात में स्थानिक स्वराजनी लोक चूंटणीओनो माहौल है અને બીજી તરફ દેશમાં ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી જેવી પાર્ટીઓ લોકશાહી વ્યવસ્થાને મજાક બનાવી રહી છે અને આખા દેશમાં ભ્રષ્ટાચાર અને અવસરવાદની જે રાજનીતિ કરી રહી છે એનાથી લોકશાહી વ્યવસ્થાઓ અને લોકશાહી પરંપરાઓ કલંકિત થઈ છે। જે રીતે એક તરફ ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કટકી કમિશન અને કમલમનું જે આખું નેક્સસ છે એ ખુલ્લું પડી ગયું છે। ભાજપનો ચાલ ચરિત્ર અને ચહેરો ગુજરાતની જનતાએ સારી રીતે જોઈ લીધો છે, ઓળખી લીધો છે અને બીજી તરફ આરએસએસની વિચારધારાથી બનેલી આરએસએસ અને બીજેપીની સ્ટ્રેટેજી મુજબ ચાલતી અને એના જ ફંડિંગથી ચાલતી આમ આદમી પાર્ટીને પણ લોકો હવે ઓળખી રહ્યા છે। આખા દેશમાં 2013ના વર્ષથી જે રીતે લોકશાહી વ્યવસ્થા અને લોકોને છેતરવા માટેનું એક વ્યવસ્થિત સુનિયોજિત ષડયંત્ર ચાલતું હતું એ ગઈકાલે દેશને દુનિયા સમક્ષ ખુલ્લું પડી ગયું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીને અને આમ આદમી પાર્ટી ક્યારેય એકબીજાના વિરોધી હતા જ નહીં, ફક્ત દેશને દુનિયા સમક્ષ વિરોધી હોવાનું નાટક કરતા હતા અને દેશના લોકોને છેતરતા હતા। ગઈકાલની ઘટનાથી આખો ઇતિહાસ જોઈએ તો 13 વર્ષ સુધી જે જુઠ્ઠાણા ચાલ્યા, જે લોકોને છેતરવા માટેનું એક સુનિયોજિત ષડયંત્ર ચાલતું હતું, એના પરથી પડદો ઉઠી ગયો, દેશ અને દુનિયાએ જોઈ લીધું। ત્યારે ગુજરાતના લોકો આઘાતની લાગણી સાથે આ આખી જે ઘટના છે એને જોઈ રહ્યા છે અને એટલા જ માટે જ્યારે આખી ઘટનાના ઊંડાણમાં જઈએ તો આખી જે ષડયંત્રનું જે સુનિયોજિત પ્લાનિંગ હતું એને આપણે જાણી શકીશું। 2013માં જ્યારે ઇન્ડિયા અગેન્સ્ટ કરપ્શન મૂવમેન્ટની શરૂઆત થઈ, આ આખી મૂવમેન્ટ એ આરએસએસ અને બીજેપીનું બ્રેઇન ચાઇલ્ડ હતું અને એના અંતર્ગત જ અન્ના હજારેજીને પ્રોજેક્ટ કરવામાં આવ્યા। પડદા પાછળ કોણ લોકો હતા, શું એજન્ડો હતો, કેવી રીતની આગળની રણનીતિ હતી, એ આખું પ્લાનિંગ આરએસએસનું હતું। આખા દેશમાં કોંગ્રેસને સત્તા પરથી દૂર કરવા માટેનું એક આખું પ્લાનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું અને એ જ રીતે આપનો જન્મ જ આરએસએસ બીજેપીની વિચારધારાથી, એના પ્લાનિંગથી થયો। 2013થી જે મૂવમેન્ટ ઊભી કરવામાં આવી અને આપનો જન્મ એ જ મૂવમેન્ટના આધારે થયો અને જે રીતે આખા દેશમાં કોંગ્રેસના મત તોડવા માટેનું ષડયંત્ર ગોઠવાયું અને એના ભાગ સ્વરૂપ આમ આદમી પાર્ટીને પાછળ બેકસીટથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને આરએસએસે ચલાવ્યો। ગઈકાલે જે રીતે જોયું કે રાજ્યસભાના આમ આદમી પાર્ટીના 10માંથી 7 એમપીઓ એટલે કે 2/3 મેજોરિટી પત્ર લખી અને પાર્ટી છોડી હોત તો બરાબર છે, પણ પત્ર લખી અને 2/3 મેજોરિટી એમપીઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં મર્જ થવાની જાહેરાત કરે છે। એ આખા દેશ માટે, દેશના લોકો માટે આઘાતજનક ઘટના હતી, પણ ઊંડાણમાં જોઈએ તો કોઈ આજકાલની ઘટના નહીં, પણ પહેલેથી રચાયેલું જે વ્યવસ્થિત ષડયંત્ર હતું એના ભાગ સ્વરૂપ આ કાર્યવાહી થઈ રહી છે। એ જ રીતે ગુજરાતમાં પણ તમે જુઓ કે ભરૂચના સાંસદ
ખુલ્લેઆમ સ્ટેટમેન્ટ કરી રહ્યા છે કે થોડા સમયમાં એક સિટિંગ એમએલએ એ આમ આદમી પાર્ટી છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવાના છે એવું જાહેરમાં મનસુખ વસાવા કહી રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્રના એક ભાજપના નેતા જાહેરમાં ભાષણ કરી રહ્યા છે કે તમે આપના લોકોને જીતાડશો તો થોડા જ દિવસમાં એ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ જવાના છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એટલે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી જ હવે ખુલ્લેઆમ કહી રહી છે કે આમ આદમી પાર્ટીના લોકો એ અમારા જ લોકો છે અને આવનારા દિવસોમાં અમારી સાથે જોડાવાના. એટલે ભાજપ આખી જે રણનીતિ મુજબ ચાલી રહી છે કે આખા દેશમાં જે રાહુલ ગાંધીજી કોંગ્રેસનું વર્ચસ્વ વધતું જાય છે, લોકો ભાજપથી વિરુદ્ધ થતા જાય છે. 2029માં દેશમાં સરકાર બદલાવાનું સુનિશ્ચિત છે. ભાજપને હારનો ડર લાગે છે એટલે એમના જે બચ્ચાઓ હતા એને પાછા ફરી એમની પાર્ટીમાં જોડી રહ્યા છે અને લોકો છેતરાઈ રહ્યા છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ છેલ્લા 12 વર્ષથી સતત કીધું કે આમ આદમી પાર્ટીએ ભાજપ આરએસએસનું બચ્ચું છે, ભાજપની બી ટીમ છે. કોંગ્રેસના મત તોડવાની રણનીતિના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં એને લોન્ચ કરવામાં આવી છે. 2013થી તો લોકો ભ્રમિત હતા, પણ 2022ની ચૂંટણીમાં લોકોને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવ્યો કે આમ આદમી પાર્ટીએ ભાજપની બી ટીમ છે. સરકાર વિરોધના જે મત છે, એન્ટી ઇન્કમ્બન્સીના જે મત છે, એને તોડવા માટેનું એક આ વ્યવસ્થિત પ્લાનિંગથી એને સપોર્ટ થઈ રહ્યો છે. અને એવા સંજોગોમાં હવે કોઈને પણ આશ્ચર્ય નથી કે આમ આદમી પાર્ટી ભાજપની બી ટીમ છે. બધા જ આજે જાણી ચૂક્યા છે, જોઈ ચૂક્યા છે અને સાબિત થઈ ચૂક્યું છે. અને જ્યારે આ સંસદ સભ્યો મર્જ થયા ભારતીય જનતા પાર્ટી, ત્યારે પંજાબની જનતાને એવું લાગ્યું કે અમારી સાથે વિશ્વાસઘાત થયો, અમારી સાથે છેતરપિંડી થઈ. હજુ તો એવા પણ અહેવાલ છે કે થોડા દિવસોની અંદર પંજાબ સરકારના બહુમતી ધારાસભ્યો લેખિત સ્વરૂપે જાહેરાત કરવાના છે કે અમે બધા જ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્યો, આમ આદમી પાર્ટી આખી બહુમતી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં મર્જ થવા જઈ રહી છે. એટલે પંજાબના લોકો તો છેતરાયા, પંજાબના લોકો સાથે તો વિશ્વાસઘાત થયો, પણ હું આ પ્રેસના માધ્યમથી ગુજરાતના લોકોને વિનંતી કરવા માગું છું કે તમારી સાથે વિશ્વાસઘાત ના થાય, તમારી સાથે છેતરપિંડી ના થાય, એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. કારણ કે આવતીકાલે જ્યારે આખા ગુજરાતમાં મતદાન થવાનું છે, ત્યારે ક્યારે સરકાર સામેનો બધાને વિરોધ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટાચારી શાસનને બદલવું છે. આ કુશાસનમાંથી લોકોને મુક્તિ જોઈએ છે, પણ જે વિરોધના મતો છે એને ડાયવર્ટ કરવાની, વિભાજિત કરવાની ભાજપ આરએસએસની સ્ટ્રેટેજી મુજબ કદાચ જો કોઈ આમ આદમી પાર્ટીને મત નાખ્યા તો તમારા મત વેડફાઈ જવાના છે. જે વિશ્વાસઘાત છેતરપિંડી પંજાબના લોકો સાથે થઈ, એવી છેતરપિંડી વિશ્વાસઘાત ગુજરાતના લોકો સાથે ના થાય એની વિશેષ કાળજી ગુજરાતના લોકો રાખે એવી વિનંતી પણ કરીએ છીએ. જ્યારે આખા ગુજરાતમાં પરિવર્તનનો શંખનાદ થઈ ચૂક્યો હોય, ગુજરાતના મતદારો પરિવર્તન માટે મતદાન કરવાનો સંકલ્પ લઈ ચૂક્યા હોય, ત્યારે પરિવર્તનનો સંકલ્પને કોંગ્રેસ જ વિકલ્પ, એકમાત્ર કોંગ્રેસ પાર્ટી છે જે ગુજરાતના લોકોના હક અધિકાર માટે હંમેશા લડી છે. ગુજરાતમાંથી આ ભ્રષ્ટ શાસનને દૂર કરવા માટે હંમેશા અવાજ ઉઠાવ્યો છે. અને આ એ જ કોંગ્રેસ પાર્ટી છે જે ગુજરાતના લોકોના વિકાસ અને ખુશહાલી માટે હંમેશા કામ કરતી આવી છે. ગાંધી, નહેરુ અને સરદારની આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એકમાત્ર ગુજરાતનો વિકલ્પ છે. એ વાત આજે લોકો સમક્ષ પ્રસ્થાપિત થઈ ચૂકી છે. ત્યારે મારે ખાસ કરીને આખા દેશમાં ને ગુજરાતમાં જે લોકશાહીની મજાક બનાવવામાં આવી રહી છે, જે લોકશાહીને કલંકિત કરવામાં આવી રહી છે, જે રીતે પ્રજાનો જનાદેશ, પ્રજાનો વિશ્વાસ કેળવી આખીને આખી પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં મર્જ થઈ જાય અને આરએસએસ બીજેપીનું જે બ્રેઇન ચાઇલ્ડ હતું, જે મૂવમેન્ટ હતી, એમાંથી ઊભી થયેલી આમ આદમી પાર્ટી
આખા દેશમાં આવનારા દિવસોમાં કદાચ એવું પણ બને કે અરવિંદ કેજરીવાલ સહિત આખી આમ આદમી પાર્ટી ભાજપમાં મર્જ થઈ જાય એવા સમાચાર આવે તો કોઈ આશ્ચર્યજનક નહીં હોય. એ દિવસો દૂર નથી કે જ્યારે આવું બની શકે. જેમ ગુજરાતમાં સ્ટેટમેન્ટો થઈ રહ્યા છે કે આમ આદમી પાર્ટીના એક ધારાસભ્ય થોડા સમયમાં ભાજપમાં જોડાવાના છે. સૌરાષ્ટ્રમાં સ્ટેટમેન્ટો થઈ રહ્યા છે કે ભાજપની અંદર જે લોકો જોડાવાના છે એને કદાચ તમે મત આપશો આમ આદમી પાર્ટીમાં તો પણ એ અમારી સાથે જ જોડાવાના છે. એનો સ્પષ્ટ મતલબ છે કે આ આમ આદમી પાર્ટી જે ભાજપની બી ટીમ છે, હું અમે વારંવાર કહેતા હતા કે આજે સાબિત થઈ ચૂક્યું છે. ત્યારે ગુજરાતના મતદારો આવતીકાલ માટે એટલું ધ્યાન રાખે કે તમારો મત વેડફાય નહીં. તમારો મત પરિવર્તન માટે છે, તમારો મત સુશાસન માટે છે, તમારો મત ભ્રષ્ટાચારીઓને દૂર કરવા માટે છે, તમારો મત તમારા ટેક્સના પૈસાની જે બરબાદી થાય છે એને રોકવા માટે છે. ત્યારે આ મત વેડફાય નહીં ને કોંગ્રેસ જ એકમાત્ર વિકલ્પ છે એ વાત કરવા માટે આજે તમારી સમક્ષ આવ્યા છે ને એનો આપના માધ્યમથી ગુજરાતની जनता समक्ष मैसेज जाए, संदेशो जाए एवी विनती करिए છીએ. 32 साल से गुजरात में भाजपा पे नकेल डालने में कांग्रेस विफल रही है और एक गठबंधन की तरह सत्ता चली है भाजपा की कांग्रेस के साथ. इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कांग्रेस का फंडिंग भाजपा से आ रहा है. दूसरी बात यह है कि उनका कहना है कि पूरी की पूरी पार्टी भाजपा में मर्ज हो जाएगी. नेशनलिस्ट कांग्रेस में विभाजन हुआ. नेशनलिस्ट कांग्रेस शरद पवार के नेतृत्व में आज भी अपना काम कर रही है. शिवसेना का भी मर्जर हुआ, अलग विभाजन हुआ. आज भी उद्धव ठाकरे जी की अगुवाई में शिवसेना काम कर रही है. कुछ लोग जो सत्ता के खिलाफ संघर्ष करते हुए सत्ता के सामने सरेंडर कर देते हैं, उसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि पूरी की पूरी पार्टी मर्ज हो गई. कांग्रेस के बहुत सारे नेशनल लेवल के लीडर, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो या जीतन प्रसाद हो या हेमंत बिस्वा शर्मा हो या गुजरात के स्तर पे बात करें तो गुजरात कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता नरहरि अमीन से लेके कुंवरजी भाई बावळिया से लेके आखिरी में अर्जुन भाई मोढवाडिया तक के, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, सीजे चावड़ा, अनगिनत नाम है कांग्रेस के नेताओं के जो भाजपा के सामने सरेंडर हो गए. इसका कतई मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी की पूरी गुजरात कांग्रेस सरेंडर हो गई है. ख्वाब देखने पर, बातें करने पर कोई जीएसटी नहीं लगता है. जिसको जो भी ख्वाब देखने हो, जो भी बातें करनी हो, वो अपने अपने बंधारण के दिए हुए अधिकार है. ख्वाब भी देख सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं. आम आदमी पार्टी 2022 में पहली बार विधानसभा के चुनाव गुजरात में पूरी ताकत से लड़ी. गुजरात की जनता ने 5 विधायक दिए. 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे रही और 14% वोट मिले. लगातार 2022 से लेके आज तक गुजरात के किसानों के लिए, गुजरात के मजदूरों के लिए, गुजरात के बेरोजगार युवाओं के लिए, आशा वर्कर बहनों के लिए, हर तबके के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, डटकर लड़ रहे हैं. उनकी लड़ाई को देखते हुए गुजरात के मतदाता, गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी के साथ बहुत बड़े पैमाने पे जुड़ रहे हैं. चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी के 100 से अधिक नेताओं पर भाजपा ने ही केस किए हैं. कांग्रेस के कितने नेताओं पे केस भाजपा ने किए वो मैं जानना चाहूंगा. दूसरी बात, चुनाव में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट खड़े ना रहे उसके लिए भाजपा ने भरसक कोशिश की. पुलिस और प्रशासन का भी दुरुपयोग किया. फिर भी आम आदमी पार्टी के सन्निष्ठ कार्यकर्ता डटकर चुनाव लड़ रहे हैं. जनता का समर्थन मिल रहा है, पार्टी काम कर रही है, नेता संघर्ष कर रहे हैं. इसी के चलते जनता का समर्थन मिल रहा है. कौन क्या कहता है, कौन से ख्वाब देखता है, इससे आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम जनता के लिए लड़ते रहेंगे, सत्ता के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे. भाजपा के सामने सरेंडर करना वो हमारी ऐसी कमजोरी नहीं है कि हमको सरेंडर करना पड़े.
गुजरात के राजकोट में स्थानीय स्वराज के चुनावों को लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। 26 તારીખના દિવસે યોજનાર સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવેલ છે। આંકડાઓની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલા પોલિંગ સ્ટેશન લોકેશન રાજકોટ શહેરમાં જે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટે થયેલા છે એ કુલ 543 જેવા છે। 543 પોલિંગ સ્ટેશન લોકેશન પૈકી 4 પોલિંગ સ્ટેશન લોકેશન જે છે હાઈપર સેન્સિટિવ છે, 141 પોલિંગ સ્ટેશન લોકેશન જે છે સેન્સિટિવ છે અને બાકીના જે પીએસએલ છે એ નોર્મલ છે। અને પોલિંગ સ્ટેશનની વાત કરીએ તો ટોટલ 543 પોલિંગ સ્ટેશન લોકેશનમાં 1187 જેવા પોલિંગ સ્ટેશન આવેલા છે અને તમામ જે પોલિંગ સ્ટેશન છે એના ઉપર પોસ્ટ ડિપ્લોયમેન્ટની સ્કીમ પણ બની ગઈ છે અને ટોટલ માણસો જે પોલીસના ડિપ્લોયમેન્ટની વાત કરીએ તો એમાં અમે સિવિલ પોલીસના 958 જેવા માણસો ડિપ્લોય કરવાના છીએ અને 165 નવા જે એલઆરડી ભરતી થયા છે લોકરક્ષક દળના માણસો એ ડિપ્લોય કરવાના છે અને એક સેક્શન એસઆરપીએફ નો પણ રાખવાના છે જે હાઈપર સેન્સિટિવ અને સેન્સિટિવ બૂથ ઉપર ડિપ્લોય રહેશે અને આ સિવાય 1371 જેવા હોમગાર્ડ અને જીઆરડી ત્યાં ડિપ્લોય કરવામાં આવશે। આ રીતે 2000 કરતા વધુ પોલીસ જવાનોનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ચૂંટણીને લઈને રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા ગોઠવવામાં આવ્યો છે અને ચૂંટણીને લઈને કામગીરીની વાત કરીએ તો પ્રોહિબિશન અને જુગારની બદીને નેસ્તનાબૂદ કરવા માટે જે લિસ્ટેડ બુટલેગર્સ લિસ્ટેડ જુગારીયા છે એના ઉપર લગાતાર રેડો કરવામાં આવી રહી છે અને આ રેડ્સ દરમિયાન પ્રોહિબિશનમાં 280 કરતા વધારે કેસીસ અમે દાખલ કર્યા છે જે દેશી દારૂના છે। આની સાથે સાથે 90 જેવા કેસીસ ઇંગ્લિશ દારૂના અમે દાખલ કર્યા છે અને ટોટલ વાત કરીએ તો 70 લાખ કરતા વધારે કિંમતનો દારૂ આચારસંહિતા દરમિયાન પકડવામાં આવેલ છે અને જુગારની વાત કરીએ તો 78 જેવા કેસીસ જેમાં 173 જેવા આરોપી છે એ જુગારના કેસીસ કરીને અમે જેલ હવાલે કર્યા છે। આ સિવાય અટકાયતી પગલાંની કામગીરી પણ જોરશોરથી ચાલી રહી છે। તમામ પોલીસ સ્ટેશનમાં અટકાયતી પગલાં જેવા બીએનએસએસની વેરિયસ સેક્શન્સ, પ્રોહિબિશનની સેક્શન 93 અને પાસા તડીપાર જેવી કાર્યવાહીઓ ચાલુ છે। ટોટલ રાજકોટ શહેર પોલીસમાં આ દિવસ સુધી આચારસંહિતા દરમિયાન 21 જેવા પાસા મંજૂર કર્યા છે અને 5 જેવા હદપાર જે પ્રપોઝલ છે એ પાસ કર્યા છે। આની સાથે સાથે 2500 કરતા વધુ માણસો વિરુદ્ધ અટકાયતી પગલાં લીધેલ છે જેથી શાંતિપૂર્ણ રીતે ઇલેક્શનનો આયોજન કરી શકાય અને આની સાથે સાથે જે વાહન ચેકિંગ અને ચેકપોસ્ટ અમે ડિપ્લોય કરી છે 8 જેવી ચેકપોસ્ટ છે જે સિટીના અલગ અલગ એરિયાઝમાં છે અને એમાં જે પણ વાહનોમાં ઇલીગલ વસ્તુઓનો હેરાફેરી થતી હોય છે એને પેડ કરવા માટે અમે 24/7 ચેક ચાલુ કરી છે અને આ સિવાય જે સંવેદનશીલ અને અતિ સંવેદનશીલ એરિયા છે ત્યાં એરિયા ડોમિનેશન માટે અમે ફૂટ પેટ્રોલિંગ અને ફ્લેગ માર્ચ પણ આયોજિત કરી છે અને તમામ જે હથિયાર ધારક લાયસન્સ ધારક હથિયાર હતા એ અમે રાજકોટ શહેરમાં જમા લીધેલ છે જેને મુક્તિ પાત્રતા એને મુક્તિ આપવામાં આવેલ છે। તો એ રીતે રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા શાંતિપૂર્ણ અને નિષ્પક્ષ રીતે ચુનાવનું આયોજન થાય એની માટેની પૂર્ણ તૈયારીઓ પૂરી કરી લેવામાં આવેલ છે અને અમે કોન્ફિડન્ટ છીએ કે અમે શાંતિપૂર્ણ રીતે ચૂંટણીનું આયોજન કરીશું। ઓવરઓલ ચૂંટણીનો સુપરવિઝન માનનીય સીપી સર બ્રજેશકુમાર ઝા સરનો રહેશે। આની સાથે સાથે ચૈતન્ય મંડલિક સર જે એડિશનલ સીપી સર છે એ પણ સુપરવાઇઝ કરશે અને સિટીના ચારેય ડીસીપી શ્રી જે છે એ અલગ અલગ એરિયાઝમાં વહેંચી દેવામાં આવ્યો છે એમને એરિયાઝ અને એમાં 24/7 હાજર રહેશે અને આની સાથે સાથે સિટીના જે એસીપી છે એ દરેક પોલીસ સ્ટેશન વાઇઝ એમને અલોકેટ કરી દેવામાં આવેલ છે અને એ ત્યાંની દરેક એક્ટિવિટી ઉપર વોચ રાખશે અને પોલીસને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપશે અને બહારથી અમે કોઈ ફોર્સની માંગણી નથી કરી। અમે અમારી જે રાજકોટ શહેર પોલીસની મોજૂદા સ્ટ્રેન્થ છે એના આધારે જ અમે ચૂંટણી પૂરી કરી છે। સંવેદનશીલ અને અતિ સંવેદનશીલ જે એરિયા છે અને આ સિવાય જ્યાં જ્યાં પણ પ્રોહિબિશન અને બીજી ઇલીગલ એક્ટિવિટીઝ થવાની અમારી પાસે ઇનપુટ છે ત્યાં એસઓજી દ્વારા ડ્રોન દ્વારા ચેકિંગ પણ હાથ ધરવામાં આવશે અને આની સાથે સાથે સાયબર સોશિયલ મીડિયા મોનિટરિંગ માટે અમારી સાયબર પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ અને સાયબર લેબની ટીમ એક્ટિવ છે જે 24/7 જે સાયબર પ્લેટફોર્મ્સ જે છે એક્સ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક ઇત્યાદિ છે એના ઉપર વોચ રાખી રહી છે અને જે પણ એન્ટી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ પોસ્ટ કરે છે અથવા શાંતિ ડોળવાનો પ્રયત્ન કરે છે એવા मानसों विरुद्ध हमें योग्य पगला पण लई लिया है। वडोदरा में स्थानीय स्वराज चुनाव से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गोरवा और सिटी पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग कर सुरक्षा का जायजा लिया गया।
वडोदरा में स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोरुआ पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग की गई। वडोदरा सिटी पुलिस द्वारा CISF के जवानों के साथ भी फुट पेट्रोलिंग की गई, जिससे चुनाव के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान टीम ने मतदान केंद्रों का भी दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। स्थानिक स्वराज्यની ચૂંટણી લઈને જે આવતીકાલે મતદાન છે તેના સંદર્ભમાં વડોદરા શહેર પોલીસ દ્વારા સુરક્ષાના તમામ તૈયારી અને આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબશ્રી અને પોલીસ કમિશનર સાહેબશ્રી સેક્ટર સાહેબની સૂચના અને આગેવાની હેઠળ અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આજરોજ ઝોન 4 વિસ્તારના જે પણ સંવેદનશીલ વિસ્તારો છે, સંવેદનશીલ એરિયા છે, એ તમામ વિસ્તારોમાં શહેર વડોદરા શહેર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી કર્મચારીઓ તેમજ પેરામિલિટરી ફોર્સના અધિકારી કર્મચારીઓ દ્વારા આજરોજ એરિયા ડોમિનેશન પેટ્રોલિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में 2 दिवसीय एनुअल डिग्री शो 2026 का आयोजन किया गया। वडोदरा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में एनुअल डिग्री शो 2026 का भव्य आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी में यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता और कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के ग्राफिक डिजाइन्स, स्कल्पचर्स और अन्य कलात्मक प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया गया, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ पर मैंने गैलरी में डिस्प्ले किया हुआ है। हम यहाँ पर गैलरी में से 3 स्टूडेंट्स हैं। हर एक डिपार्टमेंट से एक स्टूडेंट यहाँ पर डिस्प्ले करता है। तो मैं यहाँ पर ग्राफिक डिपार्टमेंट से हूँ। मैंने यहाँ पर ग्राफिक के काम्स किए हैं, जो ड्राई पॉइंट्स है, कोलोग्राफ के प्रिंट्स है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, जैसे कि मैंने कोलोग्राफ के प्रिंट्स डेंटल प्लास्टर्स पे ली है। तो मैं पहले अलग मीडियम में काम करती थी, मेरा काम वीविंग और उस तरीके से था। बट बाद में मैंने जब मास्टर्स में यहाँ पर ग्राफिक डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया, तो वो मुझे बहुत ही हेल्प आउट हुआ मेरे डिफरेंट अलग मीडियम को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ग्राफिक के अंदर जो वर्कशॉप्स हो रहे थे, उससे मुझे नया गाइडेंस मिला काम करने के लिए, और मैंने बहुत अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स में खुद के प्रिंट्स लिए, जैसे कि अल्टरनेटिव प्रिंट मेकिंग मेथड में भी काम किया। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर मैंने कोलोग्राफ में काम किया है। कुछ यहाँ पर पीछे जो काम है वो मेरे पहले के जैसे काम है, जैसे मैं वीविंग में काम करती थी, बट अब मैं ग्राफिक में आकर उसी चीज़ को प्रिंट मेकिंग में तरीक़ों से काम कर रही हूँ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा को मंच देना और उनके हुनर को दुनिया के सामने लाना है। यूनिवर्सिटी द्वारा हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे छात्रों को अपनी कला और क्रिएटिविटी दिखाने का अवसर मिलता है। आई एम बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद। अभी मैं मास्टर्स पढ़ रहा हूँ MSU बड़ौदा फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स स्कल्पचर डिपार्टमेंट से। और अभी फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में हर साल डिस्प्ले चलता है, और हमारा 2 साल का मेहनत हम प्रेजेंट करता है यहाँ पे, और हमारा क्रिएटिविटी और हमारा कंसर्न्स अलग अलग मतलब राज्य से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। उन लोग का पॉलिटिक्स, उन लोग का सिचुएशंस इसमें और इनकॉर्पोरेट करके काम करता है। और ये 2 दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारा ऑल ओवर इंडिया से आता है यहाँ पे देखने के लिए। सो ट्राई टू विजिट एवरी ईयर एंड एनकरेज द आर्टिस्ट। ये एग्जीबिशन बहुत सारा मटेरियल के साथ काम किया वाला प्रेजेंट किया है, और मुख्य उद्देश्य से अलग अलग आर्टिस्ट का अलग अलग लोग का कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से उन लोग प्रेजेंट किया है। और मेरा यहाँ पे काम है, मैं मोस्टली टेराकोटा में काम करता हूँ और बॉडी इमेज को लेके काम करता हूँ। यहाँ पे पब्लिक का ना ये आर्ट ना एंजॉयमेंट के लिए और जाके थोड़ा खुश होने के लिए, और मैसेज कुछ नहीं होता है। और ये वाला 2 दिन ही होता है, कल हुआ है और आज लास्ट दिन है, और उतना है, हर साल होता है यहाँ पे।
गुजरात के मेहसाणा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी उम्मीदवार के भांजे की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मेहसाणा में बीजेपी उम्मीदवार के भांजे की हत्या के मामले में वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस उम्मीदवार के पति भरत चौधरी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए रेंज आईजी तुरंत मेहसाणा पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। चुनाव से ठीक पहले हुई इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 447 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी न्यूज रूम से। आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।